आज हिंदी के यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का जन्मदिन है। 17 अगस्त 1916 को उनका जन्म अपने ननिहाल आगरा के गोकुलपुरा मोहल्ले में हुआ था। और वो इसलिए कि पहले हमारे यहाँ परंपरा थी कि किसी भी विवाहिता का पहला बच्चा ननिहाल में हो। तो जितना भी समय जन्म के बाद उनका अपने ननिहाल में गुजरा हो, पर बाकी सारा समय या एक लंबा समय, कम से कम 1939 का समय नागर जी का लखनऊ में गुजरा। उनके बाबा इलाहाबाद बैंक के एजेंट हुआ करते थे, जिसे आज हम मैनेजर कहते हैं। और नया नया बैंक खुला था, तो उनके रहने के लिए जो कोठी मिली थी वो बिल्कुल लबे सड़क थी। नीचे बैंक हुआ करता था, जिसका प्रवेश द्वार पीछे से था, शायद सुरक्षात्मक दृष्टि से, और ऊपर नागर जी का परिवार रहता था। नागर जी जब 3-4 साल के हुए तो वो अपने मकान के छज्जे पर बैठ करके सड़क की चहल पहल आवाजाही देखा करते थे। और इस देखने से नागर जी के अंदर जो कुछ सामने हो रहा है उसको समझने की और अपने स्मृति में संजोने की एक स्वाभाविक उनके अंदर हम कह सकते हैं कि प्रवृत्ति पैदा हो गई। बाबा उनके बहुत चाहते थे, पिता थोड़ा सख्त थे। एक रोचक प्रसंग है कि वो जो कुछ देखते थे अपने छज्जे पे खड़े होकर के सड़क के दृश्यों में, तो नीचे बहुत सारे, जैसे आजकल सड़क पर सब्जी है, फल है, और भी चीज़ें बिका करती हैं, उस तरह चीज़ें बिका करती हैं। जैसे आज सड़क पर बहुत सारा कहना सुनना होता है, गाली गलौज होती है, हर तरह की बातचीत होती है, वैसा ही तब भी होता था। तो वो सब देखते देखते 4-5 साल के रहे होंगे नागर जी, और जो गाली गलौज ये है वो उनके दिमाग में बैठ गया। और एक दिन जब वो खड़े थे तो जो कुछ सुना था वो कुछ थोड़ा स्पष्ट आवाज में बुदबुदा रहे थे। और तब तक उनके पिताजी पीछे से आ गए। तो उन्होंने जब ध्यान लगा कर के सुना तो पता चला, और सुनते ही उन्होंने एक चांटा लगाया उनके गाल पर और बोले, गाली बकता है। तो उस अबोध उम्र में तो नागर जी को नहीं पता था कि ये जो मैं बोल रहा हूँ गाली है। लेकिन जब थोड़ा और सचेत हुए
तो जाहिर है कि पिता का चांटा तकलीफ दे जरूर रहा होगा, लेकिन उसी ने उनमें एक बोझ पैदा किया कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं आज नागर जी के बारे में जो कुछ कह रहा हूँ उसका शीर्षक है अमृतलाल नागर को जानना। उन्होंने बहुत सारी और बहुत विधाओं में कृतियाँ लिखी हैं और लिखने पढ़ने छपने के एक उम्र के बाद उनकी आकांक्षा थी कि जब भी मेरा निधन हो तो मेरे यहाँ कम से कम एक अलमारी किताबों से भरी हो जो मेरे लिखे हुए की गवाही देती हो और लोग मुझे इस तरह याद करें कि सचमुच एक बड़ा लेखक जिसने कभी तय कर लिया था कि मैं तो जीवन में लेखक ही बनूंगा, तो उसे एक ऐसे लेखक के रूप में याद करें जिसने उनके आसपास को, उनके समय को और उनके समाज को बहुत अच्छे ढंग से अपने साहित्य में रखा है। जैसा कि मैंने कहा, नागर जी केवल जन्म उनका आगरा में हुआ, पर बाकी कम से कम 1939 तक का समय, जब तक कि वो फिल्म की दुनिया में बम्बई नहीं गए थे, तब तक का उनका पूरा समय लखनऊ में बीता। इसी लखनऊ में उनकी पढ़ाई उनके पड़ोस के कालीचरण स्कूल में हुई और उनके बचपन तक यानी 1916, 17, 18 तक श्याम सुंदर दास उस कालीचरण स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। उसी कारण कालीचरण स्कूल में शायद श्याम सुंदर दास के रहते हिंदी साहित्य सम्मेलन का चौथा अधिवेशन 1914 में हुआ था, जिसमें पूरे देश भर के साहित्यकार आए थे और संभवतः 4 या 5 दिन तक एक साहित्यिक गहमा गहमी के माहौल में बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे बहसें, बहुत सारे विचार उस अधिवेशन में उभर कर आए थे। श्याम सुंदर दास जी नागर जी के बाबा के मित्र थे और दोनों की सुबह एक साथ होती थी। श्याम सुंदर दास जी उनके बाबा के घर आते थे या ये निकलते थे तो उनके घर जाते थे या रास्ते में मिल जाते थे और उनके टहलने का सुबह का कि कार्यक्रम में शामिल था। ये टहल करके नागर जी के बाबा के घर आना होता श्याम सुंदर दास जी का, वहीं दातून कुल्ला करते और जलपान होता और उसके बाद हुक्का पीने के बाद वो अपने
घर जाते और फिर कालीचरण स्कूल जाया करते थे। और उनके घर के पड़ोस से एक साप्ताहिक अखबार निकलता था। उस नाते उधर साहित्यकारों का आना जाना होता था। उस समय का पुराना चौक हालांकि नवाबी दौर की ढहती दुनिया थी, पर साहित्यिक सांस्कृतिक लेखकों से, कलाकारों से, प्रतिभावान शख्सियतों से बहुत समृद्ध था। और उस सब के बीच में नागर जी का बचपन बीता। जब थोड़ा बड़े हुए तो अपनी पढ़ाई के साथ किताबें पढ़ने का शौक़ हुआ, पत्रिकाएं पढ़ने का शौक़ हुआ। घर में कई पत्रिकाएं आती थीं और वहीं से उनके अंदर लेखक बनने की आकांक्षा पैदा हुई, जो 15-16 साल तक होते होते इस दृढ़ता में बदल गई कि मुझे जीवन में लेखक बनना है, केवल लेखक बनना है। और उसके बाद हाई स्कूल किया उन्होंने कालीचरण स्कूल से। आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया, पर उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के सबसे बड़े बेटे थे, उनसे छोटे 2 भाई थे। तो लगभग 17-18 साल की उम्र में नागर जी पर पूरे परिवार का भार आ गया। उस परिवार को संभालना और अपनी लेख की प्रवृत्ति को अग्रसर करना, ये एक तरीके से उनकी जिंदगी के 2 पहिए हो गए थे। उन्नीस 1934 से नागर जी का लिखना पढ़ना शुरू होता है और 1928 के आसपास निराला जी लखनऊ आ जाते हैं। यहाँ से निकलती पत्रिका सुधा, जो दुलालेलाल भार्गव गंगा पुस्तक माला के प्रकाशक थे, वहाँ से निकलती थी। उसके वो संपादक हो गए और लखनऊ में रहना, लखनऊ के साहित्यकारों के साथ मिलना जुलना, उसका एक अलग वृत्तांत है। लेकिन उसके बाद लगभग 28-29 से, जबकि नागर जी पढ़ ही रहे थे, नागर जी का लिखने पढ़ने की जो एक पृष्ठभूमि है वो शुरू हो जाती है। और उसके साथ निराला जी का सानिध्य, वहीं उनसे रामविलास शर्मा की मुलाकात होती है और उन दोनों की मैत्री आजीवन बहुत प्रगाढ़ रहती है। और एक समय था कि अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, निराला जी, नरोत्तम नागर, अवधी के गद्यकार और बोली के कवि पढ़ीह जी, इनका बहुत घनिष्ठ संबंध था। पढ़ीह जी की एक पुस्तक निकली थी कविताओं की चकल्लस,
नागर जी उससे पहले एक पत्रिका जो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में थी, एक यूनियन क्लब चौक में हुआ करता था, उसकी तरफ से निकाली थी। और उसके बाद अल्लाह दे करके एक पत्रिका निकाली, जिसका 3 अंकों के बाद नाम बदल करके पढ़ीश जी की किताब के नाम पर चकल्लस हो गया। उसके लगभग 30 अंक उन्होंने निकाले। 6 महीने तक साप्ताहिक था ये, जिसमें निराला जी, रामविलास जी बहुत भिन्न भिन्न नामों से, स्वयं नागर जी बहुत भिन्न भिन्न नामों से, पढ़ीश जी और उस समय के जितने भी लेखक थे लखनऊ के बाहर के, वो सब लिखा करते थे। और उसका कोई अंक, भाभी अंक बहुत मशहूर हुआ। तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास, तब वो अपने दौलतपुर आ गए थे, वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की, 2 ही लाइन लिखी थी, जो शायद बहुत बड़ा नागर जी के इस प्रयास पर एक सार्थक टिप्पणी की तरह था। वो इस सारे माहौल में नागर जी परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए, और थोड़ा बता दूं कि नागर जी को उस समय शरदचंद्र सबसे अच्छे लगते थे। इतने अच्छे लगे कि वो अपने पिता के मृत्यु के पहले 2 बार शरदचंद्र से जा कर के उनके गांव तक मिल आए। और तीसरी बार जब वो गए तो शरदचंद्र ने पूछा कि भाई तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बोले कि पिता थे, नहीं रह गए, मैं घर का जिम्मेदार सबसे बड़ा सदस्य हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं, मेरी दादी हैं, मेरी माँ है। शरदचंद्र ने उनसे कहा कि देखो, और ये बोले कि मुझे लेखक ही बनना है। तो शरदचंद्र ने कहा देखो, जो कुछ लिखना अपने अनुभव से लिखना, और तुम अगर घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हो तो 1 रुपये तुम्हारे पास है तो 4 आने खर्च करना, बहुत ज़रूरत हो तो 8 आने खर्च कर देना, उसके बाद जैसे भी हो उसमें काम चले, बाकी 8 आने बचे रहने चाहिए। बोले हो सकता है कि 8 आने के बजाय हमको और खर्च करना पड़े। तो बोले बाकी 4 आने खर्च करना, पर 4 आने हमेशा बचाए रखना। ये नसीहत शरदचंद्र से मिली उन्हें। और आए तो उनका शुरुआती लेखन शरदचंद्र के प्रभाव से था, या जो उस समय गद्य गीत जैसी विधा हुआ करती थी, अब तो लगभग नहीं है, कोई नहीं लिखता गद्य गीत। तो ये मूलतः 2 प्रभावों में वो शुरुआती लेखन कर रहे थे। और उसकी कुछ रचनाओं का प्रकाशन उन्होंने 1935 में वाटिका नाम से किया। कई साहित्यकारों को भेजा, प्रेमचंद को भी भेजा। प्रेमचंद ने पढ़ा और 4-6 लाइनें लिखी हैं पोस्ट कार्ड में। तुम्हारी वाटिका के फूल सूंघे, खुशबू अच्छी है, मैं तुमसे रियलिस्टिक चाहता हूँ। उस रियलिस्टिक का सन 35 में अर्थ सीधा सीधा था यथार्थवादी लेखन। और जाहिर है कि यथार्थवादी लेखन प्रेमचंद का क्या था, उस समय तक कहाँ पहुँच गया था, ये हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो जहाँ तक प्रेमचंद पहुँच चुके थे, उनका आशय था कि
अमृतलाल नागर जैसे लेखक उनके उस अंत से अपने लेखन का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मैं नागर जी के साहित्य के बारे में उतनी चर्चा नहीं करूंगा। उन्होंने बूंदो समुद्र, खंजर नयन, नाचो बहुत गोपाल, अग्निगर्भा इत्यादि अनेक उपन्यास लिखे हैं। (1857) के स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी पर उन्होंने गदर के फूल जैसा अद्वितीय, क्योंकि उसकी कोई आप एक विधा में नहीं बांध सकते, वो संस्मरण है, रेखाचित्र है, साक्षात्कार है, गुजरे समय का मूल्यांकन है, इतिहास है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कई विधाएं मिली हुई हैं। तो इस तरीके से उनका जो साहित्य है उसको आप अलग देख सकते हैं। बच्चों के लिए उन्होंने 1939 से लिखना शुरू किया और अंतिम समय में जब कि वो बीमारी के नाते हॉस्पिटलाइज हुए, उसके लगभग 15 दिन पहले तक उन्होंने बच्चों के लिए लिखा और वो अंतिम लेखन उनका बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ हैं। अमृतलाल नागर को अगर जानना हो तो उनके साहित्य से तो आप जो जिस समाज को लेकर उन्होंने लिखा है, हास्य में, व्यंग्य में, कहानियों में, उपन्यासों में, लेकिन अगर नागर जी को जानना है तो उन्होंने समय समय पर अपने बारे में, अपने लेखन के बारे में, अपने समय के साहित्यकारों के बारे में, उन साहित्यकारों से जो उनका जुड़ाव रहा उसके बारे में, जो उनके संबंध रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ जिया है उन्होंने, तो उनके साक्षात्कार हैं, ये सब आप पढ़ेंगे तब नागर जी को नागर जी के लेखक से ज़्यादा जान पाएंगे। और वो ज़्यादा का मतलब ये है कि नागर जी सचमुच लेखक कैसे बने, कैसे उनका लेखन विकसित हुआ, क्या उनकी लेखन प्रक्रिया थी। नागर जी के अंतिम दिनों में उनकी रचनावली के प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही थी और उसमें उन्होंने तय कर दिया था कि मैं जो तय कर दूंगा हमारी वही तय चीज़ें रचनावली में जाएंगी। कहानी, व्यंग्य वगैरह, तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ जो उन्हें लगा कि अब वो जिस स्तर के लेखक हैं तो वो कमज़ोर कहानियाँ नहीं जानी चाहिए, वो रत्नावली में नहीं। और दूसरी कमज़ोर रचनाएं भी नहीं हैं। रत्नावली बहुत बड़ी हो रही थी, 12 खंडों की, तो और भी बहुत कुछ नहीं गया, लेकिन उनके जीवन में उनके रहते रत्नावली नहीं आ पाई। और उनके निधन के 1 साल बाद या लगभग 1.5 साल बाद उसका प्रकाशन हुआ। हालांकि अब रत्नावली उपलब्ध नहीं है और बाकी बाद में उनका जो बचा हुआ लेखन था
उसके संरक्षक उनके छोटे बेटे शरद नागर रहे। 1963 में वो आगरा से पढ़ के आ गए थे। बाद में उन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की लखनऊ विश्वविद्यालय से। लेकिन 63 में आने के बाद जो काम बा करती थी, बा मतलब शरद जी की माँ, नागर जी की पत्नी, नागर जी की रचनाओं को सहेजना रखना, वो काम शरद जी ने अपने हाथ में ले लिया और अपने जीवन पर्यंत उसको जितने अच्छे ढंग से शरद जी ने सहेजा और उसके प्रकाशन का प्रयत्न किया, वो अपने आप में, जिसको हम हमारे यहाँ परंपरा में श्राद्ध कहते हैं, तो एक अमृत राय ने प्रेमचंद पर बहुत कुछ इकट्ठा करके जब 1962 में छापा, तो साहित्यिक श्राद्ध का वो बड़ा प्रमाण था। वैसे ही शरद नागर ने नागर जी के न रहने के बाद जितना कुछ था उसका अधिकांश उन्होंने अपने संपादन में या कुछ चीज़ें और लोगों को दी, तो वो छपा। और बल्कि बा की शादी 1932 में हुई नागर जी के साथ में, तो और 85 या 86 में बा का देहांत हुआ। एक प्राण दुई गात जो हमारे यहाँ मानस में एक अंश है, तो वो दोनों लोग इसी तरह से थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, मनमुटाव होता था, लेकिन जैसा पत्नी पति में होता है, लेकिन अंततः जो प्रगाढ़ प्रेम, जो एक दूसरे पर निर्भरता हमारे यहाँ अमूमन देखने में आती है, तो वो नागर जी और बा के बीच में थी। और जब बात चली गई तो उसके बाद नागर जी को लगा कि मैं तो बगैर ऐसी ज़मीन के हो गया जिस पर पाँव रखने के लिए मुझे कहीं जगह नहीं। स्वास्थ्य उनका गिरने लगा। तब तक करवट उपन्यास वो लिख चुके थे, जिसे आगे 3 खंडों में लिखना था, पर उनसे लेखन होता नहीं था। तब शरद जी को बहुत चिंता हुई कि अगर ये लिखेंगे नहीं तो 3 खंड का बाकी 2 खंड पूरा नहीं होगा और बाकी और भी जो लेखन है रह जाएगा। तो उन्होंने नागर जी के प्रकाशक, जो सन 70 के बाद नागर जी के साहित्य के एकमात्र प्रकाशक थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, नागर जी की जीवनी शक्ति खत्म हो रही है और लिखने तक से उनको एक तरीके से विराग, तो ये अगर रहेगा तो नागर जी का उपन्यास नहीं पूरा होगा, 2 खंड में आना है। तो उन्होंने कहा कि बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। शरद जी ने कहा कि मैं आपको सामग्री दूंगा और आप ताबड़तोड़ नागर जी की कुछ किताबें छापिए। उसी का प्रतिफल था टुकड़े टुकड़े दास्तान, नागर जी के अपने बारे में, दूसरों के बारे में लिखे ऐसे संस्मरणों का जिसमें आप नागर जी की आत्मकथा अनुभव कर सकते हैं। दूसरी किताब चकल्लस आई, उनके चुने हुए व्यंग्यों का संग्रह, या शायद पूरे कहानियों का संकलन, एक दिल हजार अफसाने। और एक और किताब
ये चारों किताबें शरद जी के प्रयत्न से उनके संपादन में जिस तरीके से आईं, उससे नागर जी का मनोबल ऐसा हुआ कि वो पूरी तरह खड़े हो गए। और तब 2 खंड तो नहीं, पर उनका अंतिम उपन्यास पीढ़ियां 1 खंड में पूरा हुआ और 23 फरवरी 1990 को नागर जी का देहांत हो गया। पीढ़ियां उनके निधन के बाद छप करके आया। करवट की पांडुलिपि बा ने भेजी थी प्रकाशन के लिए रजिस्ट्री से। उसी की याद में संभवतः टुकड़े टुकड़े दास्तान में नागर जी की या किसी दूसरे पुस्तक में या पीढ़ियां, शायद हाँ पीढ़ियां उन्होंने बा को समर्पित की है। और उनसे कई बार कहा गया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। उन्होंने कहा ठीक है, जो काम हाथ में है वो कर लेंगे, तो सोचते हैं। पर उन्होंने कहा कि आत्मकथा लिखते लिखते लोग अहम कथा लिखने लगते हैं और मैं अहम कथा नहीं लिखना चाहता। पर अगर नागर जी को जानना है तो उनके लेखन का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी की लिखी भूमिका जो उनकी रत्नावली में है उसको पढ़ना चाहिए। और उसमें एक उद्धरण है, रामविलास जी ने लिखा है कि निसंदेह नागर जी उपन्यास कार्य के रूप में याद किए जाएंगे। मेरे लिए वह 20वीं सदी के बहुत बड़े गद्य शिल्पी हैं। मानक और गैर मानक दोनों तरह की हिंदी की शक्ति उन्होंने उद्घाटित की है। ये इन थोड़े से 3-4 वाक्यों में रामविलास शर्मा जी ने जो नागर जी के बारे में लिख दिया है, उसके आधार पर नागर जी के साहित्य का अवगाहन, मूल्यांकन लोगों ने किया है, करते रहेंगे और